हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कांग्रेस नेता उदित राज के बिगड़े बोल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की। भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा झलक रही है कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने दी जानकारी, मेडन फार्मास्यूटिकल का कफ सिरप भारत में नहीं हुआ था सप्लाई, सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मांगी विस्तृत जानकारी, गांबिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला। दिल्ली आबकारी नीति के आबकारी घोटाले के आरोपी विजय नायर 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। आम आदमी पार्टी के संचार रणनीतिकार हैं नायर। 27 सितंबर को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूजीलैंड के दौरे पर, प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन से की मुलाकात। दोनों देशों के व्यावसायिक संबंधों की मजबूती पर दिया जोर, विद्यार्थियों की वीजा प्रक्रिया तेज करने का किया आग्रह। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साल 2022 का साहित्य का नोबेल। व्यक्तिगत स्मृति की प्रारंभिक व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के साहस के लिए दिया गया पुरस्कार। नॉर्मैंडी के शहर येवेटोट में साल 1940 में एनी का हुआ था जन्म। और लखनऊ में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 4 विकेट खोकर बनाए 249 रन। 3 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। मामले पर भाजपा ने सख्त ऐतराज जताया है और कांग्रेस की मानसिकता को आदिवासी विरोधी करार दिया है। भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत से ही द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसे उल जलूल बयान देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम कांग्रेस नेता उदित राज का है। उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए कहा कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। उदित राज के इस बयान को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में आम लोग कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार राष्ट्रपति पद का अपमान करने से भी वो नहीं चूक रहे। इधर बीजेपी ने भी उदित राज के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था वह भी हमने सुना था। कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है, आज देश में एक आदिवासी, एक महिला संघर्ष करके राष्ट्रपति बनी है। आश्चर्य का विषय है, दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। राष्ट्रपति यदि कोई बात कहते हैं तो उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और इस तरह के बयान दे करके मैं समझता हूं कि
कांग्रेस के नेता अपने खोखलेपन का सबूत दे रहे हैं। एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो कांग्रेस ने कभी इस विषय पे नहीं सोचा, कभी नहीं किया। अब जब हुआ है तो इसकी तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए और मानना चाहिए कि यह अवसर मिला है। आप जानते हैं इसके पहले राष्ट्रपति बने, अभी बने, तो यह एक सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी और देश के आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो इसके दृष्टि से भी एक बहुत ही साहसिक फैसला एनडीए के फोर्ट से लिया गया। अब इस बात को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, तो यह डिहाइड्रेशन स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद उदित राज ने माफी मांगने के बजाय एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वे ऐसा दोबारा कहेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि जनजातीय समाज के प्रतिनिधि के लिए ऐसा कहा है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के बयान को अपमानजनक बताते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। उदित जी हैबिचुअल है इस तरह के स्टेटमेंट्स महिलाओं के प्रति देने के लिए। पहले भी एनसीडब्ल्यू ने कॉग्निजेंस लिया है उनके ऐसे ही एक स्टेटमेंट में, जहां उन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ अपशब्द कहे थे। इस बार केवल महिला के लिए नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनके अगेंस्ट कहा है। क्या वो इसलिए उन्होंने टारगेट किया है कि क्योंकि वो महिला है? जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और इसीलिए एनसीडब्ल्यू ने इस पे कॉग्निजेंस लिया है और उनको नोटिस दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति के लिए जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और चुनावों के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को दुष्ट विचारधारा का कहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उदित राज के इस बयान के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद कांग्रेस ने उदित राज की निंदा करना तो दूर, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देना तक जरूरी नहीं समझा है। भारतीय कंपनी द्वारा गाम्बिया को निर्यात की गई बच्चों की कफ सिरप के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिकायत पर सीडीएस सीईओ के आरंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इस सिरप को बनाने का लाइसेंस केवल निर्यात के लिए ही मिला है। कंपनी ने केवल गाम्बिया को इन सिरप का निर्यात किया है, भारत में इसे नहीं बेचा गया है। साथ ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहत आयात करने वाला देश उपयोग में लाए जाने से पहले आयात किए गए प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करता है। सीडीएस सीईओ ने जांच के दायरे में शामिल सभी 4 दवाओं के नमूने लिए हैं और उन्हें चंडीगढ़ स्थित रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब भेजा है। लैब में जांच के बाद मामले में और स्पष्टता आएगी और आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। ओपेक सदस्य देशों के प्रतिनिधि बुधवार को वियना में कोरोना के बाद 2.5 साल बाद जमा हुए। बैठक का नतीजा ये रहा कि सदस्य देशों ने यह तय किया कि तेल उत्पादन की मात्रा में 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की जाएगी। अब आशंका यह जताई जा रही कि इस कदम से मंदी की आशंकाओं से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। वहीं व्हाइट हाउस ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों द्वारा तेल उत्पादन कोटा में कटौती पर निराशा जताई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार कम होती कीमतों के बाद ओपेक प्लस देशों ने 20 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन में कटौती की घोषणा की है। ये घोषणा बुधवार को की गई और ये नवंबर से लागू होगी। ओपेक देश चाहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बाजार में और न गिरे। बीते 3 महीने के दौरान कच्चे तेल की कीमत 120 अमेरिकी डॉलर से गिरकर सितंबर महीने में $90 प्रति बैरल पर आ चुकी है। दुनिया में 100 लाख बैरल प्रतिदिन की खपत है। ऐसे में 20 लाख बैरल उत्पादन की कटौती से काफी फर्क पड़ सकता है। इस स्थिति में विशेषज्ञ कीमतों में तेजी की आशंका जता रहे हैं। The most pivotal and more important thing for all of us in this table and others, फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम एक ऐसी टिकाऊ व्यवस्था बनाएं जिससे ना तो निवेश रुके और ना ही मांग पर कोई असर पड़े। हमें इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाना होगा ताकि एक उत्पादक के रूप में दुनिया का भरोसा हम पर बना रहे।
इस बीच रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर ने कहा कि रूस भी यूक्रेन में जारी संघर्ष के मद्देनजर लगाए गए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन में कमी लाने पर सहमत है। उधर ओपेक प्लस देशों का मानना है कि दुनिया में बढ़ती ब्याज की दर और कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच कटौती करना एक जरूरी कदम है। Our priority now is stabilizing market. देखिए कि स्थिर बाजार फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता है। हो सकता है इसका बाजार पर कुछ नकारात्मक असर भी सामने आए, लेकिन सभी के कुछ विशेषाधिकार हैं। हम किस रुख में आगे बढ़ेंगे ये कुछ महीनों में आप सभी के सामने साफ हो जाएगा। Conduct ourselves in the months to come. वहीं अमेरिका ने इस कटौती पर नाखुशी जाहिर की है। अमेरिका का मानना है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं और कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। And when it comes to OPEC, we've made clear our views to OPEC members. जहां तक ओपेक का सवाल है, हमने अपनी बात ओपेक सदस्यों के सामने साफ कर दी है। सऊदी अरब के संबंध में हमारे सामने कई रास्ते हैं जिनके बारे में राष्ट्रपति ने भी अपनी यात्रा में जिक्र किया था। हम हर नए दिन के साथ इन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि ऊर्जा संबंधी जरूरतों को बाजार में पूरा किया जा सके और मूल्यों में भी कमी लाई जा सके। ओपेक प्लस देशों की अगली बैठक दिसंबर 4 को होगी। फिलहाल ओपेक प्लस देशों की कच्चे तेल की कटौती के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक देशों के इस कदम से रूस को काफी फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और सहयोगियों ने 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के फैसले से दुनिया भर में कीमतों की बढ़ोतरी की अंदेशा है। 24 ओपेक प्लस देशों ने इसे कच्चे तेल की गिरती कीमतों को थामने का प्रयास बताया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ओपेक और क्या है ओपेक प्लस। दुनिया में 19वीं सदी के बाद तेजी से ऊर्जा जरूरतें बढ़ी। आधुनिक युग में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया में चंद देश ही हैं जहां पेट्रोलियम पदार्थों की भरमार है। उनमें से मुख्य रूप से सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो और वेनेजुएला यानी कुल 13 देश ही शामिल हैं। वहीं साल 2016 में ओपेक देशों के साथ रूस, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 11 अन्य गैर ओपेक देशों ने मिलकर ओपेक प्लस बनाया। ओपेक और ओपेक प्लस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच तेल के उत्पादन और उसकी कीमतों को लेकर समन्वय स्थापित करना। ओपेक तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ओपेक का गठन 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में एक बैठक के दौरान हुआ था। ओपेक के संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुएला। धीरे धीरे इस संगठन में अन्य देश भी शामिल होते गए। खाड़ी देशों के अलावा दुनिया के 5 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में अमेरिका, रूस, कनाडा और चीन भी शामिल हैं। पेट्रोल की व्यावसायिक खोज 1858 में कनाडा के जेम्स मिलर विलियम्स नाम के व्यक्ति ने की थी। ऑन्टेरियो प्रांत में एक स्थान पर ड्रिलिंग करते समय उसे पेट्रोलियम मिला। इस द्रव्य को उसने लैंप के ईंधन के रूप में बेचना शुरू किया। 3 मार्च 1938 को एक बड़ी खोज हुई जिसने पेट्रोलियम उद्योग और सऊदी अरब की किस्मत ही बदल दी। अमेरिका की एक कंपनी के दहरान स्थित तेल के कुएं में दुनिया की सबसे बड़ी तेल भंडार की खोज हुई। आज वही कंपनी शेवरॉन कहलाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। 17 से 20 अक्टूबर तक होने वाले इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 109 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 5वें असेंबली के मकसद पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली में होने वाली असेंबली में ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में नित हो रहे बदलाव पर चर्चा होगी। That is a scale of investment which they will not be able to do, and which is not required now. In any case, investments in thermal generation are something which will not, serve the cause of reducing and stopping global warming. So solar is the answer. Distributed mini grids are the answer. And if the world is actually serious about energy transition, then the International Solar Alliance is the answer.
what we bring to the International Solar Alliance and what the International Solar Alliance makes available to all the member countries, especially the member countries which have the problems of access to energy and the problems relating to transition, is that it houses a body of experts. It provides expertise. केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने कल एकता नगर नर्मदा में एक दिवसीय उद्योग 4.0 सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। भारी औद्योगिक मंत्रालय की ओर से कल से गुजरात के एकता नगर में औद्योगिक 4 क्रांति के लिए एक खास कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ औद्योगिक मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि ये औद्योगिक 04 क्या है। माननीय मोदी जी ने इस देश को जब से उन्होंने दायित्व देश के प्रधानमंत्री का संभाला, चूँकि दायित्व संभालने के पहले उनका इस गुजरात जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ 13 वर्षों के एक सफलतम मुख्यमंत्री का एक बड़ा विशाल अनुभव, और जिसमें उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की पहलों के माध्यम से गुजरात को भारत ही नहीं दुनिया के एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी के विजन को कैसे और आगे सफल किया जाए, उस पर दिन भर के विचार विमर्श के लिए इंडस्ट्री 4.0 पर हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे देश के इस फील्ड के सुविख्यात लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना है। हमारा डिपार्टमेंट खुद इसमें इस चौथी औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से कई पहले कर रहा है। हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की एक स्कीम है कैपिटल गुड्स, जिसके तहत इंडस्ट्रीज़ को हम अपना सहयोगी बनाते हैं। कैपिटल गुड पार्ट 1 की सफलताओं से हम लोग प्रेरित होकर के उसको बजटरी सपोर्ट को बढ़ाते हुए अभी गत इसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लगभग 998 अर्थात 1000 करोड़ रुपए के बजट से कैपिटल गुड में, इसमें हमारे IIT खड़गपुर, साइंस के जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है और देश के तमाम ऐसे IIT से जुड़ के 8 हमारे एक्सीलेंस सेंटर देश में काम कर रहे हैं। गुजरात में इलेक्ट्रिक बसों का लगभग 800 से अधिक के डिप्लॉयमेंट होने हैं। सहयोगी विशाल पाठक के साथ जयेश दोषी, दूरदर्शन समाचार, एकता नगर, गुजरात। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर कथित बिजली घोटाले का आरोप दोहराते हुए कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा दिल्ली वालों से 49,000 करोड़ रुपए वसूले गए। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केजरीवाल ने अपने ही कैबिनेट के निर्णय को नजरअंदाज किया। 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे, इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं, चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठगांठ करके वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दोनों बिजली कंपनियों के बकाये पर 18% की जगह 12% ब्याज लगाया गया। बीजेपी ने केजरीवाल से 4 सवाल भी पूछे। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सीएम केजरीवाल को बताना चाहिए कि दिल्ली में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में क्यों नहीं दी जाती। 21,250 करोड़ का बकाया वसूल करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अगर लेट पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था, सबसे पहले तो उन्होंने उस 18% को 12% जो है बोर्ड ने कर दिया। अब बोर्ड में पहले तो सरकारी ऑफिसर्स थे, उन्होंने वो बोर्ड में ऐसी काम नहीं करते थे, इसलिए इससे नुकसान तो सीधे एक साल में 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पुराने बकाये के साथ 8,500 करोड़ का दिल्ली सरकार को घाटा हुआ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। आज विजय नायर की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। विजय नायर मुंबई स्थित ओनली मच लाउडर कंपनी के पूर्व सीईओ हैं। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न से भेंट की। अपने ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा, मुलाकात के दौरान परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दोनों नेता व्यापारिक साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 भी प्रदान किए। कार्यक्रम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न भी मौजूद रहीं। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल ने सबको प्रेरित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उपनिवेशवाद के बाद के दौर में अधिक निष्पक्ष और समानता पर आधारित व्यवस्था कायम करने में भारत और न्यूजीलैंड की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि इससे विश्व के अधिकांश भागों में समृद्धि और स्थिरता आएगी। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को कारोबार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल वर्ल्ड, कृषि, व्यापार, प्रतिभा और सबसे ज्यादा लोगों के बीच संपर्क मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। India and New Zealand together, we shape the larger region, the Indo-Pacific region. There was a discussion on some current, some pressing issues like the situation, the security situation in the Indo-Pacific, the consequences of the Ukraine conflict. And naturally, we spent some time on the major global issues, most of all climate action, climate justice. Some of the initiatives which India has been sponsoring over the last few years, the International Solar Alliance, the Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure, the initiative for the resilient island states. विदेश मंत्री ने कोविड उपायों के कारण प्रभावित भारतीय विद्यार्थियों के मुद्दे पर भी चर्चा की और न्यूजीलैंड में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को वीजा देने की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया। We spoke a bit about the need for better air connectivity. I also raised with the minister concerns which some of our students have faced. Students who had to leave New Zealand during the COVID period and who didn't have the opportunity to get their visas renewed. I urged a fairer and more sympathetic treatment for them. Also students who are waiting to come to New Zealand to pursue their studies and whether the visa process for them could be hastened. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस में हिस्सा लिया। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत लगभग पिछले 3 दशक से राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद का समर्थन करने वालों और इस पर दोहरे व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता में P20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन में उन्होंने G20 देशों के संसद के अध्यक्षों से मुलाकात की। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। गुरुवार को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्हें व्यक्तिगत स्मृति की प्रारंभिक अवस्थाओं, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के साहस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। एर्नॉक्स लेखन को एक राजनीतिक क्रियाकलाप मानती हैं ताकि सामाजिक असमानता को लेकर दुनिया की आंखें खोली जा सके। 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने बैडमिंटन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष वर्ग का खिताब साई प्रणीत के नाम रहा। तैराकी में एक बार फिर माना पटेल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है।
और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 250 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 40 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 240 रन बना सकी। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 63 गेंदों में नाबाद 86 रन की पारी खेली, लेकिन वे भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सके। मेहमान टीम ने यह मुकाबला 9 रन से जीत लिया। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ